नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथुर ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने पीछे मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपना इसमें नेक्स्ट मॉडल पेपर है दोस्तों, फुल मॉडल पेपर है। यहाँ पर कुल 100% इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको यही पैटर्न है वह परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए रोज़ाना अपने मॉडल पेपर का टेस्ट अगर देना है तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और ये तो इसके अंदर आपको हर रोज़ नई नई क्लास आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो तो आपको यहाँ पर एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। उस फ़ोल्डर के अंदर आपको पटवारी भर्ती परीक्षा के जो मॉडल पेपर है, जो क्लासें हैं, ऑनलाइन क्लासें, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अभी तक जिस किसी ने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास है, हम इसका शुभारंभ करते हैं। आज के क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है होने वाले हैं। तो आज का क्लास का शुभारंभ करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? तो बताइए, 4 शिष्टमंडल है भेजे थे प्रताप को मनाने के लिए, ठीक है। और उनकी ट्रिक में आपको काफ़ी बार बता भी चुका हूँ। जमा भट्टो यानी कि सबसे पहले गया था, जैसे मतलब जलाल खान। फिर दूसरी बार गया था मतलब मान सिंह। तीसरी बार नंबर पर आपको गया था, भेद दिखाई दे रहा है, तो तीसरी बार नंबर पर गया था भगवान दास। और फिर चौथी बार टोटो का मतलब है टोडरमल ने चौथी बार गया था। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि पहला आदमी है वो 1572 में गया था और बाकी के तीनों आदमी है वो दोस्तों 1573 में गए थे, ठीक है। तो यह आपको इसमें याद रखना है। तो किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व तो नहीं किया? देखिए, जलाल खान भी थे, भगवान दास भी थे, टोडरमल भी थे, अबुल फजल नहीं थे। तो यहाँ पर कौन नहीं थे? तो वो अबुल फजल है, वो नहीं थे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त हो तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? तो बताइए, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर इसमें राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्य सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति राज्यपाल तो कर सकता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता, ठीक है। निलंबित किया जा सकता है लेकिन बर्खास्त नहीं किया जा सकता। बर्खास्त तो दोस्तों राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है। तो इसमें राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन है, वो इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा दोस्तों आपका, ठीक है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो बताइए, स्पीकर के पद की शपथ है कौन दिलाता है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए, स्पीकर को पद की शपथ है वो दोस्तों कोई नहीं दिलाता। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? कोई नहीं दिलाता है। डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों स्पीकर है वो सदस्यों में से ही बनता है और वो सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अध्यक्ष और स्पीकर यानी कि अध्यक्ष के रूप में उसे अलग से शपथ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले लेता है। तो स्पीकर को कौन दिलाता है शपथ? कोई नहीं दिलाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी है ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि इनको शपथ स्पीकर को कोई नहीं दिलाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने का क्रम का सही विकल्प चुनना है। तो राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प है वह कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों सही विकल्प का अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों वह है, तो यहाँ पर आपका दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें दे रखा है वो है बरकतुल्ला खान। कौन है? बरकतुल्ला खान है, फिर है हरदेव जोशी है, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ पहाड़ी। ठीक है, ये क्रम है, यह दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान संशोधन के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी? किस भारतीय संशोधन में के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन से संविधान संशोधन में की थी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा 15वां संविधान संशोधन। कौन सा? 15वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है। तो बताइए राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है वो, तो वह कार्यकाल है वो कितना होता है? तो वह कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन संगठनों में कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर है? तो बताइए इन संगठनों में कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर है? तो सबसे ऊंचे स्तर पर है कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद है। ठीक है, तो जिला परिषद यहाँ पर आपका इसमें डी ऑप्शन ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे निम्न स्तर पर है दोस्तों ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, सबसे निम्न ग्राम पंचायत। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज की आधुनिकी त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया? तो बताओ दोस्तों पंचायती राज का उद्घाटन है वो नागौर के अंदर किसने किया था 2 अक्टूबर 1959 को? तो सही सभी को पता होगा। तो यहाँ पर जो राइट होगा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए दोस्तों। इसमें देखिए आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रणाली का कर सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिएगा, किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जित पर आयोग जांच है वो प्रारंभ कर सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों देखो ये दोनों कथन है वो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य है। तो यहाँ पर सही कूट का अपने को यहाँ पर चयन करना है, तो वो होगा यहाँ पर दोनों कथन सत्य है। कौन सा? दोनों कथन सत्य है, डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? बताइए मानवाधिकार आयोग का जो कौन सा कार्य नहीं है? यहाँ पर देखिए मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना यह कार्य नहीं है दोस्तों। यह कार्य नहीं है। फिर है राज्य मानवाधिकार आयोग का तो दोस्तों है, और क्या कार्य है? तो देखिए तो जेलों का दौरा करना, कैदियों की जीवन स्थिति का अध्ययन करना यह कार्य है। लोगों के बीच में मानव अधिकार संरक्षण का प्रयास करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना ये कार्य है। दूसरा, तीसरा और चौथा ये कार्य है मानवाधिकार के दोस्तों। मानवाधिकार के दूसरा, तीसरा और चौथा मानवाधिकार के पहला नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी निम्न के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है। तो दोस्तों प्रश्नों के वर्गीकरण संख्या है वो कितनी है तो दोस्तों वो है कितनी है, तो वो है आपका 3। कौन कौन से प्रश्न है, एक तार्किक प्रश्न, एक अतार्किक प्रश्न और एक है अल्पसूचक प्रश्न। 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह जी द्वारा कराया गया। तो बताइए किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह जी द्वारा करवाया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। कौन सा, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया। तो बताइए निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें कौन सा, नवीन राजस्थान। कौन सा हो जाएगा, राइट होगा आपका नवीन राजस्थान। तो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नवीन राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, नवीन राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में यहाँ पर है दोस्तों संघ दे रखी है और संघ या सभा दे रखी है, और दूसरी तरफ दे रखी है स्थापना और वर्ष दे रखे हैं देखिए यहाँ पर पहले में सूची में दे रखी है, यहाँ पर है संघ है, दूसरी में यहाँ पर सूची में दे पे स्थापना है। तो यहाँ पर है जो राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना वो कब हुई थी तो दोस्तों वो हुई थी 1918 में हुई थी। ठीक है, पहले का 4 हो जाएगा 1918। फिर राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वह हुई थी 1919 में को हुई थी, और फिर मारवाड़ संघ की जो स्थापना है वह दोस्तों 1920 में हुई थी, और आचारा सुधारणी सभा की जो स्थापना है वो 1910 में हुई थी। तो यहाँ पर इसका प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 4 3 2 1 है कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान पुराण का पारिजात्य अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की करती है। तो बताइए भगवान पुराण का पारिजात्य अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की करती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नानाराम नानाराम हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नानाराम की करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का गिरि दुर्ग, कौन सा दुर्ग राजस्थान का गिरि दुर्ग नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है होगा दोस्तों तो यहाँ पर है जो गागरोन का दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल बांकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गेर नृत्य ढोल और बांकिया और थाली का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है वाद्य यंत्र के रूप में। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युगम में पशु मेला और जिला सही सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा युगम में पशु मेला और जिला सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है चंद्रभागा मेला झालावाड़ में पड़ता है, बिल्कुल सही है। गोगा मेड़ी पशु मेला है, ये हनुमानगढ़ में पड़ता है, बिल्कुल सही है। फिर है शिवरात्रि पशु मेला, यह करौली में भरता है दोस्तों, यहाँ पर करौली में भरता है। ठीक है ये सवाई माधोपुर में नहीं होगा, करौली में भरता है। फिर है रामदेवरा पशु मेला, यह नागौर में भरता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है।
बताइए वैष्णव संप्रदाय कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए निर्बारक है, वल्लभ है, वल्लभ है, निष्कलंक, ये तीनों वैष्णव संप्रदाय है। यहाँ पर लालदासी ये वैष्णव संप्रदाय नहीं है। तो यहाँ पर एक निर्गुण संप्रदाय है दोस्तों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लालदासी, याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म जहाज भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला रचना निम्न में से किस संत की है? बताओ, धर्म जहाज भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला रचना निम्न में से किस संत की है? तो दोस्तों ये किसकी है? चरणदास जी की रचना है। किसकी रचना है? तो ये रचना है, ये आपके हो जाएगा चरणदास जी की जो रचना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा चरणदास जी हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणी क्या है? तो बताओ, आणी है किसको बोलते हैं? आणी या आनो आप बोल सकते हैं, आनो भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। हाँ, आनो, आनी तो दोस्तों किसको बोलते हैं? तो यह बोलते हैं विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, वो होता है आनो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर बांदिया पेरावना पहरावना ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ग्रासिया जनजाति में। किस में? ग्रासिया, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो एक तरफ उपनाम दे रखा है और दूसरी तरफ व्यक्तियों के नाम दे रखा है। देखिए राजस्थान का कबीर है, तो दोस्तों दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान की जलपरी कहते हैं दोस्तों रीमा दत्ता, रीमा दत्ता को राजस्थान का लोह पुरुष कहा जाता है। दामोदर लाल व्यास को और राजस्थान का रेल बाबा वो किशन लाल सोनी को कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 1 2। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका राइट होगा? तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 3 1 2। 4 3 1 2। तो यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन है सी ऑप्शन यहाँ पर आपका दे रखा है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी का जो संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों यह स्वतंत्रता सेनानी है और इसका जो संबंध है वो जयपुर राज्य से है। किससे है? जयपुर राज्य से है। और यह राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के हीरालाल शास्त्री, अपनी पत्नी थी दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर राज्य का ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अंजना देवी चौधरी। कौन हो जाएगी? अंजना देवी चौधरी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको सम्मिलित करना है, पर्यटन केंद्र और दूसरी तरफ जिला दे रखा है। तो कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर पांडुपोल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये पांडुपोल अलवर में है। ठीक है, फिर है जसवंतरा, ये कहाँ पर है? तो ये जोधपुर के अंदर है। तो दोस्तों ये लालगढ़ है, ये बीकानेर में है। गागरोन किला ये झालावाड़ में है। तो यहाँ पर आपका जो राइट है वो कौन सा हो जाएगा? 3 4 2 1। तो यहाँ पर कूट भाषा के अंदर पूछा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वो आपका राइट होगा? तो वो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नहीं है? अंचलगढ़, देववाड़ा और शेर है, ये चोटियाँ हैं वो दोस्तों कहाँ पर है? ये सिरोही में है। और कमलनाथ है, ये आपके कहाँ पर है? उदयपुर में है। उदयपुर में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, उदयपुर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये
1001 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर है? कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरी अरावली, एक है मध्य अरावली और एक है दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली के शिखर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक हो गए नागपाणी, लीलागढ़ है, और ये दक्षिणी अरावली के पर्वत शिखर है, और दोनों के दोनों कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है। तो यहाँ पर है अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ए और सी वो क्या है, सही हो जाएंगे, ए और सी। तो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन को अपने को यहाँ पर राइट करना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का संबंध निम्न में से किससे है? अब नेफ्रॉन का संबंध है वो किससे है? अब किसी को पता ही नहीं है नेफ्रॉन होता क्या है। तो दोस्तों ये वक्राणु होता है, ठीक है, और ये वक्र की क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। नेफ्रॉन तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इसकी जो संख्या है वो नेफ्रॉन की ठीक है, तो यह प्रत्येक वक्र में लगभग 10 लाख होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वक्र वक्र हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा? तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन वक्र है, ये नेफ्रॉन का संबंध है ये वक्र से हो जाएगा। तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है? तो बताएं कौन सा प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है? उच्चतम स्रोत की बात में यहाँ पर कर रहा हूँ। तो दोस्तों यह है घी कर लेना इसको, ठीक है। तो दोस्तों उच्चतम स्रोत इसमें होगा सोयाबीन। तो यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन है वो ठीक है। तो दोस्तों उच्चतम स्रोत सोयाबीन में है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध है यह कैल्शियम का स्रोत है, और जो घी है ये वसा और विटामिन का स्रोत है, और गाजर है यह दोस्तों विटामिन ए का स्रोत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा कि प्रथम पुनर्योजित टीका किसे माना जाता है? बताइए प्रथम पुनर्योजित टीका है वो किसे माना जाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हेपेटाइटिस बी का टीका ये प्रथम पुनरुज्जीवन टीका माना जाता है। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि सेब के काटने के पश्चात उसका भूरे रंग में बदलना उदाहरण है। सेब के काटने के पश्चात उसका भूरे रंग में बदलना उदाहरण है। तो दोस्तों उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है यह रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। सेब के काटने के पश्चात जो भूरा रंग दिखाई देता है वो रासायनिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बताइए दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग वो किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए दूरदर्शी दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पलायन वेग का मान है। तो बताइए पृथ्वी के पलायन वेग का मान है वह कितना है?
तो वह दोस्तों कितना हो जाएगा, तो वो होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर है अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बताइए निम्न में से कौन सी धातु है जो सामान्य तापक्रम पर कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा वो है दोस्तों मरकरी। कौन सा है, मरकरी। यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जैन तीर्थक का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बताओ कौन से जैन तीर्थकर का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऋषभवेद। ऋषभवेद का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है। तो बताइए गायत्री मंडल का जो उल्लेख है वो दोस्तों ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है तीसरे मंडल में मिलता है। कौन से में, तीसरे मंडल में। ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्क चहलगानी की स्थापना की थी। बताइए तुर्क के चहलगानी यानी कि एक दल चालीसा नामक संगठन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। तो वो की थी दोस्तों इल्तुतमिश ने। किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। तुर्क के चहलगानी की जो स्थापना वो इल्तुतमिश ने की थी। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो बताइए विजयनगर साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी है वो दोस्तों कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हम्पी। हम्पी बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो हम्पी थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। बताइए किस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद यानी कि 1764 के बाद यहाँ पर है बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बाद में तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर पूछा है कि किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने व्यपगत सिद्धांत का अनुसरण किया था। तो किस गवर्नर जनरल ने, वायसराय ने व्यपगत सिद्धांत का अनुसरण किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डलहौजी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा डलहौजी। तो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका जो अनुसरण है, वायसराय ने जो व्यक्त सिद्धांत का अनुसरण है वो डलहौजी ने किया था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताइए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता है वो दोस्तों रमेश चंद्र बनर्जी, जिसको अपने WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिनांक को आयोजित हुई। बताइए संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है यह दोस्तों आयोजित हुई थी कब से कब तक है। तो दोस्तों ये देखिए अंतिम बैठक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखिए प्रथम बैठक तो हुई थी 1946 को, 1946 यानी 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक हुई थी
वो 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर है अपना इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 24 नवंबर 1949। 24 नवंबर 1949 है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वंद्व शासन का आरंभ किया गया? तो बताइए, केंद्र में द्वंद्व शासन का जो आरंभ है यह दोस्तों किया गया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वंद्व शासन का आरंभ है वह किया गया। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान विशेषज्ञों ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो बताइए, किस संविधान विशेषज्ञों ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों N.A. पालीवाल। कौन सा? N.A. पालकीवाल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की परिचय पत्र है वो किसने कहा? तो N.L. पालकीवाल ने कहा। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है? तो बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 23 यानी कि अनुच्छेद 23। यहाँ पर इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टी की संज्ञा दी है? तो बताइए, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टी की संज्ञा दी गई है। बताइए कौन से भाग को, यानी कि संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टी की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाग 3 है। और भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार का उल्लेख है। तो यहाँ पर भाग 3 में दिया गया है, इसमें मूल अधिकार का उल्लेख है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नकाल के दौरान संसद में निम्न में से कौन से प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है? तो बताइए, प्रश्नकाल के दौरान संसद में निम्न में से कौन से प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अल्प सूचना वाले और तार्किक प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। अल्प सूचना वाले, तार्किक, फिर तार्किक वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा 1 व 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है? तो बताइए, भारतीय संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें तय नहीं है। तो डी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो बताइए, भारत का रूर प्रदेश है वो किसे कहा जाता है? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार को रूर प्रदेश है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग का प्रारंभ कब से हुआ? बताइए, भारत में लोहा इस्पात उद्योग का प्रारंभ है वो कब से हुआ? तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था 1874 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर इसको याद रखना है। 1874 में दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग का प्रारंभ वो हुआ था बंगाल के कुल्टी में, ठीक है। नाम था बंगाल आयरन वर्क्स, ठीक है, वर्क्स। हाँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि उत्तर भारत में शिवालिक गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। तो बताइए, यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर भारत में शिवालिक गिरिपथ प्रदेश से सिंधु नदी के तीस्ता नदी तक का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उसको कहते हैं दोस्तों, हैं क्या कहते हैं, भाबर। भाबर कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा भाबर। भाबर बोलते हैं, सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। भाबर का निर्माण कैसे होता है, हिमालय जो नदियाँ होती है उसके द्वारा कंकड़ पत्थर बजरी यह वो साथ लेकर आती है और जहाँ जमाव होता है, ठीक है, तो उसको दोस्तों बोलते हैं भाबर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिएगा। असंगत युग्म का दोस्तों चयन अपने को करना है। एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ उद्गम स्थान है। तो दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है, असंगत युग्म का चयन करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, संगत युग्म का चयन करना है तो गोदावरी नदी का उद्गम है वह तो वह दोस्तों कौन सा हो जाएगा, गोदावरी नदी का, तो वो आपका हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से होता है, तो गोदावरी का तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। फिर एक कृष्णा नदी का उद्गम है वो महाबलेश्वर से होता है, यह भी बिल्कुल सही है। फिर ब्रह्मपुत्र बोखर चू ये हिमनत, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, आपको सभी को पता हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है वे चिमायगढ़, एक ग्लेशियर है जो तिब्बत में है, मानसरोवर के निकट, वहाँ से उद्गम होता है। तो यहाँ पर बोगरचू है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। बोगरचू से तो दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर है कावेरी नदी का जो उद्गम है कावेरी नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो कावेरी नदी का उद्गम है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन, यानी कि ब्रह्मपुत्र बागचू, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना है। अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना है, तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी है अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर है वो है दामोदर घाटी परियोजना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगी, दामोदर झील घाटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस आर्द्र भूमि को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो बताइए, भारत की किस आर्द्र भूमि को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के वर्षावन की संज्ञा किसे दी गई है। बताइए, समुद्र के वर्षावन की संज्ञा वह किसे दी जाती है। तो समुद्र के वर्षावन की संज्ञा वो किसे दी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रवाल भित्ति। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपसे पूछे, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है। तो बताइए, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र है वह बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है
वो हो जाएगा आपका काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह हो जाएगा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। काजीरंगा जो उद्यान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये असम के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सी 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है? तो बताइए हाल ही में निम्न में से कौन सी 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें होगा आपका मराठी है, बंगाली है, असमी है, पाली है और प्राकृत है। कौन सी? मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृतिक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसमें याद रखना है मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृतिक है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में की गई थी 3 अक्टूबर 2024 को इसको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपसे पूछा है, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी प्रदान की, तो इसकी समयावधि होगी बताओ। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ने तिलहन को मंजूरी प्रदान की, तो इसकी समयावधि होगी दोस्तों, इसकी जो समयावधि है यह होगी 2024-25 से 2030-31 से 7 वर्ष तक होगी दोस्तों ये, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? 2024-25 से 2030-31 7 वर्ष तक। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। कौन सा? डी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल नहीं है? बताइए। देखिए फोर्ब्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई शक्तिशाली महिलाओं की, ठीक है। तो उसमें कौन सी भारतीय महिला है वो इसमें शामिल नहीं है, वो अपने को बताना है। देखिए निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा है, शक्तिशाली में किरण मंजूमदार शो ये भी शक्तिशाली की श्रेणी में आती है। निर्मला सीतारमण ये भी आती है, रोशनी नालंदा मल्होत्रा ये भी आती है, किरण मंजूमदार शो ये भी इसके अंदर आती है। रेखा फिर है रेखा झुनझुनवाला ये इसके अंदर नहीं आती है शक्तिशाली महिलाओं की श्रेणी में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन है। तो ये आपको यहाँ पर सभी को याद रखना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़ी इमेजिंग चरेनको दूरबीन मेजर एटमॉस्फियरिंग चरेनको एक्सपेरिमेंट वेधशालाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी इमेजन चेयरमैन दूरबीन है मेजर एटमोस्फेयर चेयरमैन एक्सपर्ट वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था लद्दाख में। कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बिल्कुल सही उत्तर होगा तो ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। तो सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम प्रथम चरण में राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? तो बताइए। यूनेस्को के हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम प्रथम चरण में राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? तो बताइए दोस्तों कौन से ज़िले को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका अजमेर को शामिल किया गया है दोस्तों। किसको? अजमेर को। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा इसका सलूम्बर
स्लूम्बर डूंगरपुर है, स्लूम्बर डूंगरपुर है वो है, तो वही ज़िला है। ज़िले को राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए 2024 में सम्मानित किया गया था स्लूम्बर डूंगरपुर को। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम बदल कर क्या किया जाने की घोषणा की है? तो बताइए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम बदल कर क्या किए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों चलिए फटाफट तरीके से इसका आंसर लगाइए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो उसका नाम है राम जल सेतु लिंक परियोजना। इस सेतु लिंक परियोजनाओं की किए जाने की घोषणा की है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनीकरणीय ऊर्जा को समर्पित भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? तो बताइए, नवीनीकरण ऊर्जा का समर्पित भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका जयपुर में किया गया है, जयपुर में। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट श्रम संबल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वह सही है? वह अपने को बताना है। प्रोजेक्ट श्रम संबल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो यहाँ पर है वो दे रखी है। यहाँ पर कौन सा कथन इनमें सत्य है? तो दोस्तों तो देखिए, यह प्रोजेक्ट क्या दे रखा है? तो यहाँ पर देख रखा है कि यह प्रोजेक्ट राजसमंद जिला कलेक्टर द्वारा शुरू किया गया है। फिर है प्रोजेक्ट श्रम संबल। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। इस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण श्रम शिक्षा एवं कौशल विकास योजना संचालित की जा रही है। दोस्तों इस योजना में दोस्तों यह क्या होता है कि पंजीकरण निर्माण श्रम के अधिकतम 2 बच्चों को पात्रता अनुसरण दोस्तों कक्षा 6 उत्तीर्ण करने के बाद में है, और स्नातक दोस्तों 8 से इनकी 17,000 की छात्रवृत्ति है वो प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर अपने को जो कथन है जो उपयुक्त में से जो कथन है वो सत्य कथन है वो बताने तो यहाँ पर कूट भाषा में अपने को बताने थे, तो वो यहाँ पर कौन से हो जाएगा है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 व 2 दोनों, यानी सी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा का पक्ष किया था? तो बताइए, बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के का पक्ष किया था, तो वो किसने लिया था? तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, देखिए महमूद लोधी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए किस के साथ किया था? तो महमूद लोधी ने किया था, रावल उदय सिंह ने भी किया था। किसने किया था? महमूद लोधी ने किया था, रावल उदय सिंह ने भी किया था, हसन खान मेवाती इसने भी किया था, और आप दोस्तों गोकुल दास परमार ने भी साथ दिया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इन सभी ने दोस्तों महाराणा सांगा का साथ दिया था। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक का सही क्रम है वो आपने को बताना है। पहले से आखिरी तक दोस्तों अब आपको इन युद्धों की तारीख है वो आपको याद होनी चाहिए मित्रों। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इनकी तारीख है वो आप सभी को याद होनी चाहिए, उसी के हिसाब से ही आपको ये याद हो सकता है। तो यहाँ पर है गागरोन का युद्ध है, यह कब लड़ा गया था? तो यह दोस्तों 1519 में लड़ा गया था। ठीक है,
महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य यह युद्ध हुआ था। फिर है सारंगपुर का युद्ध। का जो युद्ध है ये दोस्तों कब लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध यह 1437 ईस्वी में हुआ था। 1437 ईस्वी में हुआ था। ये महाराणा ये सॉरी ये गागरोन का युद्ध है। गागरोन का युद्ध है। यह महाराणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में हुआ था। ये सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के साथ में है और यह सारंगपुर का युद्ध है। यह महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में हुआ था। और जो फिर बयाना का युद्ध है यह तो सभी को पता होगा दोस्तों। यह 1527 में हुआ था। कब हुआ था? बयाना का युद्ध है ये 1527 को हुआ था। ठीक है, यह तो राणा सांगा 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। और है दोस्तों यहाँ पर है मावली का युद्ध है। यह दोस्तों 1540 में हुआ था। तो ये राणा उदय सिंह व बनवरी के बीच हुआ था। और ये राणा उदय सिंह और बनवरी के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर है अगर मैं क्रम की बात करूँ तो मित्रों क्रम आप देख सकते हो। सबसे पहले आएगा इसमें सारंगपुर का युद्ध यानी कि बी ऑप्शन है आएगा दोस्तों। इसमें एक आएगा गागरोन का युद्ध। तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा? 2, 1, 3, 4। तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल थॉट दैट। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिएगा, दे वुड बी डीप प्राइड ऑफ देयर लाइवलीहुड। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो वो है आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन है ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शटर्स व बीइंग क्लोज्ड बिग्स द शॉपकीपर्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शॉपकीपर्स द्वारा शटर को बंद इसलिए किया जाता है शीघ्रता से क्योंकि उन्हें भय लगता है कि पुलिस के अनुसार, ठीक है, कि क्रोधित भीड़ उसकी शॉप को जलाने दे यानी कि खराब ना कर दे तोड़फोड़ नहीं कर दे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फियर देयर शॉप वुड बी डिस्ट्रॉयड। कौन सा हो जाएगा? फियर दी शॉप वुड बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसेज थ्रोस लाइट ऑन द पैलेस थ्रोस लाइट ऑन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह इसमें दोस्तों देखिएगा वाइट मिस एन इन्वर्टर कैन डू टू ऑर्डिनरी पीपल। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल डी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखें और राइट आंसर ये चूज करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्राउड वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द क्राउडिंग वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें द न्यूली। कौन सा हो जाएगा? द न्यूली इन्वेंटेड सेविंग मशीन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन द न्यूली इन्वाइटेड स्विंग मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए द एम ऑफ द क्राउड वाज टू। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए? द एम ऑफ द
क्राउड वाज टू, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है डिस्ट्रॉय द सेविंग मशीन है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वेयर ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस इन नवंबर 2040 हिज फॉलोअर्स गो ऑन ए रेपेज ऑफ 2 वीक्स। तो अब यहाँ पर दोस्तों बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेटेट्स में यहाँ पर 2 कार्य दे रखे हैं और वो दोनों के दोनों दोस्तों भूतकाल के हैं, यानी कि फास्ट में हुए हैं दोस्तों, उन दोनों के दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर देखिएगा इन नवंबर 2040 हिज फॉलोअर्स गो ऑन, तो गो तो दोस्तों यहाँ पर पहली फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप तो पास्ट की बात हो रही है, तो दोस्तों इसमें सेकंड फॉर्म का यूज होगा, तो इसमें वेट आएगा दोस्तों, वेट का प्रयोग होगा। ठीक है, गो के स्थान पर दोस्तों वेट आएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। माधुरी डिड से रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर वाई वाज सी वीपिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वाई वाज सीपिंग। तो यहाँ पर इसमें देखिएगा वाई वाज सी वीपिंग है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। माधुरी डिस्टेंट रिप्लाई वेज आई आस्क्ड हर वाई वाज सी शिपिंग। तो वाई वाज सी शिपिंग हो जाएगा, तो इसमें सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान में देखना है, ध्यान में देखने के बाद में ही इसका आंसर दें हैं। तो अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गिव सिनोनिम ऑफ एक्वेट। तो एक्वेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्वेट का मतलब होता है परिचय कराना। तो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों वो है इंट्रोड्यूस करना। इंट्रोड्यूस करना का मतलब क्या होता है? तो इसका परिचय है। तो यहाँ पर इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एनाटॉमी ऑफ ए फ्रेंगियल। तो बताइए दोस्तों फ्रेंगियल का मतलब है क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कमज़ोर। तो कमज़ोर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? ताकतवर। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्ट्रोंग बोलते हैं। कमज़ोर का क्या होगा? ताकतवर होगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रोंग। तो यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग इट्स। यहाँ पर देखिए टू टेक द बुल बॉय द हॉर्न्स, टू टेक द बुल बॉय द हॉर्न्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा टू फेस है। टू फेस है डिफ़िकल्टी टू टेक सॉरी टू फेस ए डिफ़िकल्टी कोरेजसली, टू फेस ए डिफ़िकल्टी कोरेजसली, यानी कि साहस के साथ आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये लोकोक्ति और सारे मुहावरे से संबंधित यह प्रश्न था। तो अब दोस्तों तो अब देखिए यहाँ पर अपने ग्रामर से संबंधित है वो पर्सन यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी ग्रामर का हो जाएगा जलोर्मी शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो जलोर्मी का जो संधि विच्छेद है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसमें जल प्लस है उर्मी। क्या हो जाएगा? जल प्लस उर्मी है, और इसमें जो गुण संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? वो किस में है?
तो दो से अधिक उपसर्ग है वो किस में है? तो इसका राइट आंसर इसमें देखिएगा है कौन सा? निर्नुनासिकता है, निर्नुनासिकता। तो यहाँ पर निर और अनु दो उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों ठीक है, और ता प्रत्यय लगा हुआ है, और नासिक है वो इसमें मूल शब्द है, तो यहाँ पर इसमें राइट है वो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल है सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है। तो दोस्तों वह क्या कहलाता है? जिस समास में दोनों पद है वो प्रधान होते हैं उसको क्या कहलाते हैं? तो उसको द्वंद्व समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है। तो बताएं किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अजर है, अजर है का हो जाएगा जो बूढ़ा न हो, बूढ़ा न हो, और अजर का मतलब हो जाएगा आंगन। तो ये इसमें बिल्कुल सही दे रखा है, यहाँ पर ए ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा है। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे सही का पूछा है तो इसमें सही है वो बताया है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे अजर का मतलब हो जाएगा वो है जो बूढ़ा न हो, और अजर है अजीर का मतलब हो जाएगा आपका कौन सा? आंगन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी है ए ऑप्शन को बिल्कुल राइट कर दें, कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। जाह्नवी, जाह्नवी शब्द का प्राय प्राय है। दोस्तों जाह्नवी शब्द का प्राय है तो वो कौन सा है? तो वो दोस्तों मंदाकिनी, मंदाकिनी। जाह्नवी और मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? गंगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सहोदर के साथ देखकर उसका साहस्य द्विगुण गुणित होगा। अपने सहोदर को साथ देखकर उसका साहस है वो द्विगुणित होगा। उक्त पंक्ति में रेखाकित शब्द का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा विलोम पूछा है तो दोस्तों इसमें प्रोदर, प्रोदर, प्रोदर। ठीक है, सहोदर का विलोम शब्द हो जाएगा प्रोदर। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वह इसका विलोम होगा प्रोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा निर्बल और सिद्ध हस्त, इसके अंदर दोस्तों सभी शब्द है वो शुद्ध है। यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। बताइए अशुद्ध वाक्य का चयन करना है वो करना है। यहाँ पर देखिएगा, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, यह अशुद्ध वाक्य दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊँ इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा। तो मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यह अशुद्ध वाक्य है। क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, मेरा चश्मा तुम में से अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो यहाँ पर देखिए यानी कि उपयुक्त सही शब्द है वो बताना है। देखिए, जो काम से जी चुराता हो है, जो काम से जी चुराता हो। ठीक है, काम चोर, बिल्कुल सही बात है, ये अपना पहला ही है वो इसमें सही है। बाकी इसमें देखिएगा है दोस्तों, देखिए नहीं, नहीं हो, नहीं देता हो। ठीक है, जो दिखाई नहीं देता हो उसे अदृश्य बोलते हैं, ईश्वर नहीं बोलते हैं। छात्रों के रहने का स्थान पाठशाला, पाठशाला तो यहाँ नहीं होता है। फिर जानने की इच्छा रखने वाला ज्ञानी नहीं होता है, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। तो यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषित शब्द है वो क्या होगा? तो
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों इसमें इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कार्यान्वयन। क्या बोलते हैं? कार्यान्वयन बोलते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है? तो बताएं किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है। तो यहाँ पर देखिएगा जुडिशियल ट्रिब्यूनल, जुडिशियल ट्रिब्यूनल। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है जुडिशियल ट्रिब्यूनल का? तो इसका मतलब होता है न्यायिक अधिकरण, न्यायिक अधिकरण। तो ये तो इसमें गलत दे रखा है, इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिएगा जेमिनल ऑफिसर, इसको किशोर अपराधी, किशोर अपराधी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सारे ऑफिस नहीं, ऑफेंडर है। ठीक है, ऑफेंडर तो अपराधी, तो ये इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, और बाकी देखिएगा अप्रेंट्स, अप्रेंट्स यहाँ पर है, अप्रेंट्स यहाँ पर देखिएगा अप्रेंट्स के अंदर है ये प्रशिक्षणार्थी, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। उसको बोलते हैं शिक्षु बोलते हैं। और डिस्पोजल का भुगतान भुगतान इसमें गलत दे रखा है, उसका मतलब होता है निष्पादन। तो यहाँ पर आपका दो बी ऑप्शन है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन चंगा तो कटौती में गंगा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा मन की पवित्रता की सबसे बड़ी पवित्रता। ये तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा।